आज बात करेंगे प्रपोर्शन की, फिर वेरिएशन की और पार्टनरशिप्स की। ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और देखते हैं। चलिए देखिए सब लोग, कल बात हुई थी रेशियोज की, आज बात करेंगे प्रपोर्शन। देखिए ध्यान से सुनना, जब भी कभी दो रेशियो इक्वल होते हैं, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, जब भी कभी दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो टोटल 4 नंबर इन्वॉल्व होंगे इसमें, ए बी सी डी। दीज 4 नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। बस इतनी ही चीज है। जब भी कभी दो रेशियो इक्वल होते हैं तो जो 4 नंबर इन्वॉल्व होंगे उन्हें कहते हैं वो आपस में प्रपोर्शन में है। मतलब ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। 3 नंबर जब भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं, इसका मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई से कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो जब भी कभी 3 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इस केस में जो सेकंड, जो बीच वाला नंबर होता है बी, ये होता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। जब भी 3 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं तो बीच वाले नंबर को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, और थर्ड नंबर को कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन। सी को कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन। ऐसा वर्षा भी ट्रू है, वाइस वर्सा। जैसे मान लो कहीं ऐसे गिवन है, y इज द मीन प्रपोर्शन y इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड z। तो इसका मतलब ही है x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इसका मतलब ही एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। भाई अगर मीन प्रपोर्शन है तो एक्स वाई जेड कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर दो रेशियोज इक्वल है, इफ अगर दो रेशियोज इक्वल है तो मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप इसको इस तरह याद रखिए, जो एलएचएस में फ्रैक्शन है उसमें ए क्या है न्यूमरेटर, बी क्या डिनोमिनेटर। तो एलएचएस में जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इट इज इक्वल टू आरएचएस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो कहीं अगर ऐसे मेंशन है एम अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को कैसे लगाएंगे, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, इट इज एक्स प्लस वाई
अपॉन एक्स माइनस वाई। कहीं अगर ऐसे मेंशन इफ p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इट इज इक्वल टू m अपॉन m, तो डायरेक्टली यहां से कैसे बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड कैसे आएगी, तो न्यूमरेटर क्या है p प्लस क्यू, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज p प्लस क्यू माइनस डिनोमिनेटर तो माइनस p प्लस क्यू, इट इज RHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर m प्लस n अपॉन m माइनस n। यहाँ पे q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, 2p अपॉन 2q इट इज m प्लस n अपॉन m माइनस n। 2 से 2 कैंसिल तो p अपॉन q इट इज m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे बोलेंगे, ये गिवन है, यहाँ से डायरेक्ट आप ये बोलेंगे, बीच के स्टेप स्किप कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ही है, तो मतलब कहीं ऐसे मेंशन है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इट इज a अपॉन b, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है अगर 2 3 4 n नंबर ऑफ रेशियो इक्वल है, मतलब इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f, ये गिवन है। each of these ratios is also equal to a plus c plus e upon b plus d plus f, sum of all the numerator upon sum of all the denominator, sum of all the numerator upon sum of all the denominator। तो मतलब लोगों को लग रहा है ये क्या चीज है, जैसे अगर ये 3 रेशियो इक्वल गिवन है, 4 रेशियो इक्वल गिवन है या 10 रेशियो इक्वल गिवन है, तो a अपॉन b is equal to c upon d is equal to e upon f, which in turn is also equal to a plus c plus e, sum of all the numerator upon sum of all the denominator, b plus d plus f। ये सब कुछ प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखिए वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए वेरिएशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक नंबर के बढ़ने के साथ दूसरा नंबर भी उसी रेशियो में बढ़ता है, या अगर एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा कम होता है। तो बोला जाता है जब ऐसा होता है तो ये दोनों नंबर आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मार्केट में कोई सामान लेने आते हैं लेट सपोज मिल्क, दूध। 1 किलो दूध मान लो 50 रुपए का है, तो अगर आप दूध 2 किलो लोगे तो 50 का डबल 100 पे करोगे। अगर आप 5 किलो लोगे तो 50 का 5 टाइम्स 250 पे करोगे। तो अगर आपने क्वांटिटी 1 किलो ली है तो आप 50 रुपीज पे करेंगे, 2 किलो लेंगे तो डबल पे करेंगे 100, 3 किलो लोगे तो 3 टाइम्स 150 पे करोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डायरेक्टली वेरिंग विद द प्राइस ऑफ मिल्क। मतलब प्राइस डबल हो जाएगी तो क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, प्राइस हाफ हो जाएगी तो क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी। इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली वेरिंग विद बी। ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनलिटी का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जब ये सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है,
उसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ए इक्वल टू के बी, ए इक्वल टू के बी। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, एक अगर डबल तो दूसरा हाफ हो जाए। जैसे 10 लोग किसी घर को 10 दिन में बनाते हैं, 10 लोग किसी घर को 10 दिन में बनाते हैं। आपको घर जल्दी बनवाना है, आपने लोग डबल कर दिए, तो अब पहले 10 लोग लगे थे, अब 20 लोग लगे हैं, तो वही घर जो पहले 10 लोग 10 दिन में बनाते थे, 20 लोग उसको 5 दिन में बना देंगे, क्योंकि डेली डबल काम होगा, तो टाइम हाफ हो जाएगा। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको लिखते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो ए इज इक्वल टू k/b, ए इक्वल टू k/b। कभी कभी कहीं ऐसा भी लिखा होता है, ए इज डायरेक्टली A is directly varying with B, A is inversely varying with C। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, A is directly varying with B, A is inversely varying with C। तो इन दोनों से ऐसे कह सकते हैं, A जॉइंटली वेरी कर रहा है B अपॉन C के साथ, A जॉइंटली वेरी कर रहा है B अपॉन C के साथ। तो A B के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, C के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है, A is directly varying with B when C is constant, A is directly varying with C when B is constant। तो मतलब A B के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, A C के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ A वेरी कर रहा है B इंटू C के साथ, ऐसे बोल सकते हैं। A B के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है जब C कांस्टेंट है, और A C के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है जब B कांस्टेंट है। इस तरह से बोला जा सकता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप बिजनेस में होती है, तो अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं लोग, तो कम से कम 2 लोग तो इन्वॉल्व होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। जैसे अगर 2 लोग बिजनेस करते हैं, ए एंड बी, तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगी, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ ए, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ है, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। अभी देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। एक बात याद रखनी, एक दो चीजें और है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऐसा कभी रेयरली होगा कि टाइम पीरियड गिवन ना हो। कभी भी टाइम पीरियड गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो, दोनों ही गिवन होंगे। बट रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है टाइम पीरियड गिवन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स माना जाएगा। अच्छा, एक और चीज, पार्टनरशिप, पार्टनर 2 तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को पैसिव पार्टनर भी कहते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, मतलब डीलर से मिलना, पेमेंट लेना, फैक्ट्री चलाना। पैसिव पार्टनर वो होता है जो पैसा लगा के चला गया। अब जो एक्टिव पार्टनर होगा उस केस में वो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चाहेगा या कुछ एक्स्ट्रा सैलरी चाहेगा।
तो उस केस में पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 5%, 10%, कुछ भी, लेट सपोज 10%, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10% एक्टिव पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा एज कमीशन। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा पहले उसका 10% एक्टिव पार्टनर को मिल जाएगा एज कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। जो रिमेनिंग 90% होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। तो अगर एक्टिव पार्टनर कोई है तो पहले प्रॉफिट में से उसका शेयर अलग निकल जाएगा, जो प्रॉफिट बचेगी वो इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। पहले आपको एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो पार्टनरशिप से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सब लोग 22। A starts a business with rupees 50,000. B joins him after 4 months with rupees 30,000. तो दो लोग हैं ए एंड बी। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज से और बी ने ज्वाइन किया है 30,000। फाइंड द रेशियो इन विच दे शेयर द एनुअल प्रॉफिट। बिजनेस स्टार्ट किया ए ने तो इसका पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। बी आया 4 महीने के बाद तो बी का जो पैसा है 30,000 वो 8 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। बस यही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हो गया। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। 12 × 5 60, 3 × 8 24, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 5:2। जो भी एनुअल प्रॉफिट होगा वो 5:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। वॉट एवर बी द एनुअल प्रॉफिट वो ए और बी में 5:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे लिखा हुआ है पीपीटी में, सब लोग करिए सॉल्व। एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक्स ने इन्वेस्ट किए हैं 16,000 फॉर 8 मंथ्स। वाई का इन्वेस्टमेंट निकालना है तो वाई का इन्वेस्टमेंट, वाई मान लिया, वाई बिजनेस में रहा है सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो यही होगा, ये होगा 32,000 रेशियो वाई। प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा। बोला गया टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ है उसमें से वाई को मिला है 2/7। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट को मान लूं लेट सपोज पी, तो वाई को मिलेगा 2/7 पी। तो एक्स को कितना मिलेगा 5/7 पी। पी से पी कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये रेशियो आ गया 5:2। ये भी प्रॉफिट का रेशियो है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 32,000 अपॉन वाई इट इज 5/2। तो यहाँ से वाई आ गया 64,000 अपॉन 5, वाई आ गया 12,800। वाई का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 12,800। करेक्ट आंसर इज 12,800। ये क्वेश्चन करिए। देखिए तीन दोस्त हैं एबीसी। ए ने इन्वेस्ट किया 4,000, बी ने इन्वेस्ट किया 5,000, सी ने इन्वेस्ट किया 6,000। ए को 25% प्रॉफिट मिलता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, मतलब एक वर्किंग पार्टनर है और उसको 25% प्रॉफिट पहले मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। जो रिमेनिंग बचता है 75% वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ए को पूरी साल में जो मिलता है वो बी और सी को मिलाकर जो मिलता है उससे 100 रुपए कम है। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट दैट ईयर? देखो लेट सपोज टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं इजी करने के लिए 100 पी। आप पी मान सकते हैं, मैंने 100 पी माना। इजी करने के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले ए को क्या मिलेगा, ए का जो कमीशन है वो है 25% और 25 पी। रिमेनिंग कितना बचा 75 पी। वो इन तीन लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ए बी और सी में।
4 5 6 के रेशियो डिवाइड हो जाएगा। अब ए को क्या मिलेगा, 4/15 ऑफ 75p। बी को क्या मिलेगा, 5/15 ऑफ 75p। सी को क्या मिलेगा, 6/15 ऑफ 75p। तो ये हो गया 20p, ये हो गया 25p, और ये हो गया 30p। तो ए को टोटल क्या मिला, ए का जो टोटल हो गया 25p तो इसका कमीशन है, और 20p उसको प्रॉफिट में शेयर मिल गया। तो ए को टोटल मिल गया है 45p, और बी प्लस सी को टोटल क्या मिला है, 25p प्लस 30p, इट इज 55p। बोला गया है ए को 100 रुपए कम मिले हैं किससे, बी और सी को जो मिला के मिले हैं उससे टुगेदर। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 45p इट इज 55p माइनस 100। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 10p इक्वल टू 100। तो 100p निकालना है। 10p अगर 100 है तो 100p, 10p का 10 टाइम्स 1000, टोटल प्रॉफिट उस साल कितना हुआ है, 1000। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट दैट ईयर, आंसर इज 1000। ये दोनों क्वेश्चंस करिए। 25 देखिए पहले। राशि ने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹4500। तो दो दोस्त हैं, राशि एंड मिनी। मिनी ने थोड़े टाइम बाद ज्वाइन करा है, कितने रुपए से, 3000। एक साल बाद दोनों का प्रॉफिट है 2:1। दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है वो 2:1 के रेशियो डिवाइड हुआ है। ये बताना है कि स्टार्टिंग से कितने महीने के बाद मिनी ने ज्वाइन कर लिया। लेट्स सपोज मान लेते मिनी ने ज्वाइन करा है आफ्टर एक्स मंथ्स। स्टार्टिंग से एक्स मंथ्स के बाद मिनी ने ज्वाइन कर लिया। तो राशि ने इन्वेस्ट किए हैं 4500 और पूरे 12 मंथ्स के लिए। मिनी ने इन्वेस्ट किया है 3000, और इसका पैसा 12 माइनस एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि अगर मिनी एक्स महीने के बाद आई है तो मिनी का इन्वेस्टमेंट 12 माइनस एक्स मंथ्स के लिए होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, तो 18:12 माइनस एक्स, और ये रेशियो दिया है 2:1। यानी कि 18/12 माइनस एक्स, इट इज 2/1। तो 18 इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आ तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 3 महीने बाद से मिनी ने ज्वाइन कर लिया। तो मिनी ने स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद ज्वाइन करा, आफ्टर 3 मंथ्स। अगला देखिए 26। तीन दोस्त हैं, अजय, विमल एंड चंचल। अजय ने स्टार्ट किया है बिजनेस 48,000 रुपीज से। विमल ने ज्वाइन करा है टी महीने के बाद, और उसका भी इन्वेस्टमेंट 48,000 है। तो इसका पैसा 48,000 इंटू 12 माइनस टी, इतने टाइम के लिए लगा रहे। चंचल ने ज्वाइन करा उसके भी टी महीने के बाद, मतलब विमल के टी महीने के बाद, तो स्टार्टिंग से 2 टी मंथ्स के बाद इसने लगाया 24,000, 12 माइनस 2 टी मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा है। इसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा है। ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हो गया। 000 से 000 कैंसिल, ये भी 000 कैंसिल, 24 से 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया 12 रेशियो 12 माइनस टी, रेशियो 12 माइनस 2 टी।
प्रॉफिट शेयर जो अजय का है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी। मतलब ए का शेयर बी प्लस सी के शेयर के इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये 12 इज इक्वल टू 12 माइनस टी प्लस 12 माइनस 2t। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। 3t इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वैल्यू ऑफ टी कम्स आउट टू बी 4। इसको बाद में करते हैं। अभी 28 29 दोनों अभी करिए। 28 29 दोनों को अभी करना है। दो दोस्त हैं ए एंड बी। बी ने 500 ज्यादा इन्वेस्ट किया है ए से। तो अगर ए का इन्वेस्टमेंट है ए, तो बी का इन्वेस्टमेंट होगा ए प्लस 500। बट एज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज फॉर 4 मंथ्स। ए का इन्वेस्टमेंट 4 मंथ्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के लिए। ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। If A's share of total profit of rupees 520 is rupees 40 more than B, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 520। ए का प्रॉफिट बी से 40 रुपए ज्यादा है। तो अगर बी का प्रॉफिट है अगर एक्स, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा एक्स प्लस 40। इन दोनों का सम 2x प्लस 40, ये हो गया 520 टोटल प्रॉफिट। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 480। यहाँ से x कितना आ गया, 240। तो बी का प्रॉफिट हो गया 240। ए का प्रॉफिट एक्स प्लस 40 तो 280। ये रेशियो आ गया 40 से कैंसिल होके 7:6। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4a अपॉन 3 times a plus 500, it is 7/6। 2 times the 2 for the 8a is equal to 7a plus 3500। a is equal to 3500। तो यही तो पूछा गया था, ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा है। ए ने कंट्रीब्यूट कितना करा, 3500। ये था क्वेश्चन। अगला देखिए। विवेक एंड सैम स्टार्ट्स अ बिजनेस टुगेदर। दो दोस्त हैं विवेक एंड सैम। विवेक ने इन्वेस्ट किया है 40,000, सैम ने इन्वेस्ट करे हैं 50,000। विवेक वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी मिलती है, जबकि सैम एक स्लीपिंग पार्टनर है। सैम पैसा लगा के चला गया, दोनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब इसका पैसा भी 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा, इसका पैसा भी 12 महीने के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हो गया 4:5। एक साल बाद उनको प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 60,000। उसमें विवेक को आधा प्रॉफिट मिलता है। मतलब विवेक को सैलरी मिलती है प्लस प्रॉफिट मिलता है, वो मिला के विवेक का शेयर कितना है, 30,000। तो सैम का शेयर भी 30,000 होगा। विवेक की सैलरी बतानी, ध्यान तो सुनना। एक बात बता, जो प्रॉफिट 60,000 हुआ है, उसमें से पहले विवेक की सैलरी निकल जाएगी। जो भी विवेक की सैलरी हो, मैं इसको शॉर्टकट से बताना चाह रहा हूँ। विवेक की सैलरी निकल के जो रिमेनिंग बचेगा, वो रिमेनिंग इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये बात मानते हो? पहले सब लोग ये बताएं, विवेक की सैलरी निकल के जो 60,000 में से जो बचेगा, वो विवेक और सैम में 4:5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है?
अब सैम को तो सैलरी मिली है, सैम का टोटल प्रॉफिट ही है। तो ये अगर 4x है तो ये 5x है, रिमेनिंग पार्ट। तो ये 5x किसके इक्वल है? 30,000 के, क्योंकि सैम का जो प्रॉफिट में शेयर है वो 30,000 है। 5x अगर 30,000 है तो x कितना हो गया? 6,000। तो 4x कितना हो गया? 24,000। इसका मतलब विवेक का प्रॉफिट में शेयर कितना है? 24,000। और टोटल विवेक को कितने मिले हैं? 60। टोटल विवेक को कितने मिले? 30,000। विवेक को टोटल मिले हैं 30,000 और प्रॉफिट में शेयर है उसका 24,000। तो विवेक की सैलरी कितनी होगी? 6,000। विवेक की सैलरी कितनी होगी? 6,000 होगी। करेक्ट आंसर है 6,000 रुपीज। तभी तो 6,000 सैलरी प्लस 24,000 प्रॉफिट में शेयर मिला के 30,000 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन का, ये वेरिएशन का देखिए। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन दोनों को मर्ज करके मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम के साथ। प्रेशर इज जॉइंटली वेरिंग विद टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली वेरी कर रहा है वॉल्यूम के साथ इनवर्सली। P is equal to KT upon V। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर 150। इनिशियल प्रेशर कितना है? 150। वॉल्यूम टेम्परेचर कितना है? 100। वॉल्यूम कितना है? 20। तो ये 5 टाइम्स, तो यहाँ से K कितना आ गया है? 30। ये कांस्टेंट हर जगह 30 रहेगा। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल प्रेशर कितना है? 150। K हो गया 30। टेम्परेचर बताना है। वॉल्यूम कितना है? 8। 30 से 5 टाइम्स, 8 इंटू 5 40। तो टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री केल्विन, 40 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर आ गया है 40 केल्विन। ये क्वेश्चन सब लोग करें। देखिए, F varies directly as the square of B when C is constant। A वेरी करता है B के स्क्वायर के साथ। कब? जब C कांस्टेंट है। एंड वेरीज एज द क्यूब ऑफ C व्हेन B इज कांस्टेंट। A वेरी करता है C के क्यूब के साथ। तो इन दोनों से मर्ज करके मैं ये बोल सकता हूँ A is varying with B square into C cube। तो A is equal to K B square C cube। अब बोला गया द वैल्यू ऑफ A इज 1/4 ऑफ B व्हेन C1 B2। जब C की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, तो A की वैल्यू उस टाइम पे B का 1/4 है। तो B का 1/4 हो गया 2/4, मतलब 1/2। ये वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए। 1/2 इज इक्वल टू के बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, C का क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब 1। तो यहाँ से K आ गया है 1/8, जो कि कांस्टेंट है, हमेशा यही रहेगा। A और B का रेशियो बताना है जब B1 है C2 है। B1 C2 K 1/8 यहाँ डाल दो ऊपर, तो उससे A निकल आएगा। A कितना आ गया? 1/8 इंटू बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, C का क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, 1। तो A1 आ गया और B1 ऑलरेडी है इस वाले केस में। तो रेशियो ऑफ A एंड B बताना हूँ। A और B का कितना रेशियो आ गया? 1:1। A रेशियो B, इट इज 1:1।
ये करो। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से यार। The distance a stone falls under free fall varies with the cube of the time for which it falls. एक स्टोन जब फ्री फॉल गिरता है ऊपर से, तो वो डिस्टेंस जितना कवर करता है वो डिस्टेंस टाइम के क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू के टी क्यूब। बोला गया है इफ a stone falls at a distance of 74 meters in fourth second। ये बात बताओ फोर्थ सेकंड का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहां से स्टोन यहां तक आ गया टोटल 4 सेकंड में, और यहां से यहां तक आया है 3 सेकंड में। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही तो चलेगा वो फोर्थ सेकंड में। फोर्थ सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, चौथा सेकंड। तो टोटल 4 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस चलता है उसमें से 3 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दें, तो जो डिस्टेंस आएगा ये चौथे सेकंड का डिस्टेंस होगा। ये बात सबको समझ में आती है? पहले ये बताओ। यस सर। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड इट इज d4। d4 मतलब डिस्टेंस कवर इन टोटल 4 सेकंड माइनस d3 डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड। d4 कितना हो जाएगा? k इंटू 4 का क्यूब। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा यहाँ से? t k इंटू 4 क्यूब। d3 कितना होगा? 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? k इंटू 3 का क्यूब। 64k माइनस 27k इट इज इक्वल टू 74। 74 कैसे? ये दिया है क्वेश्चन में 74 कि चौथे सेकंड में डिस्टेंस चलता है 74। ये डिस्टेंस 74 मीटर से चौथे सेकंड का। तो 37k इट इज इक्वल टू 74। यहाँ से k कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस इट फॉल्स इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड। d5 निकालना है। d5 इज k इंटू 5 का क्यूब। 125k, k है 2, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड इज 250 मीटर्स। 125 इंटू 2, पूरे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? 250 मीटर्स। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें जल्दी से। ये होमवर्क के लिए घर से करना है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप्स, जो कल पूरा नहीं हो पाया था, 2 क्लास लगती हैं, तो ये पूरा हो चुका है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जल्दी हो गया, क्योंकि बहुत कम बचा था इसलिए। तो घर पे पढ़ाई करिए।